वेलकम बैक टू नोबल कैरियर क्लासेस। तो जैसे कि हम अपने लास्ट वीडियो में आपके लिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लेके आए थे एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आज हम बढ़ेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ फॉरवर्ड एंड होपफुली इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है। दैट्स द ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज ह्यूमन हार्ट। अभी आपको प्रीवियस वीडियो से थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में ब्लड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। किन चीजों के थ्रू? हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्लड वेसल्स थी, दैट वाज द आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। इनका फंक्शन तो आपको याद ही होगा। आर्टरीज क्या करती थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती थी। वेन्स क्या कैरी करती थी? टू रिच ब्लड। और कैपिलरीज ये छोटे छोटे जो हमारी वेन्स टाइप थी वो इंटरकनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करती थी। कनेक्शन, ठीक है। अब इसी के बारे में हम इलॉबरेटली पढ़ने वाले हैं आज की आपकी क्लास में कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से ये काम करता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में जो है वो कैरी ऑन करने वाले हैं और इस टॉपिक में भी। तो आइए बढ़ते हैं आपकी फर्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए आपको बहुत ही अच्छा सा ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस होता है? ह्यूमन हार्ट बच्चे हमारी चेस्ट कैविटी में प्लेस्ड होता है ना, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखिए क्या लिखा है, द ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर ऑर्गन? ह्यूमन हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सी मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। हमारा ह्यूमन है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है, तो मसल्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट इज व्हाई इसको मस्कुलर ऑर्गन भी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? हमारे चेस्ट में, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करके टिल्टेड जो होता है, सेंटर से थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट वाली साइड पे, इस तरीके से हमारी चेस्ट कैविटी में जो है वो प्लेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो इस यहाँ पे ऐसे करके हमारे लंग्स हैं, सेंटर में हार्ट थोड़ा इस तरीके से थोड़ा उस वाली तरफ की ओर प्लेस्ड होता है, ओके। फिर that plays a crucial role in the circulatory system. Its primary function is to pump the blood throughout the body, supplying oxygen, ये components आपको याद रखने, nutrients to the tissues and removing waste product like carbon dioxide. The heart is essential for maintaining life as it ensures that all cell in the body receive the oxygen and nutrients they need to function properly. अब हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हार्ट के साथ हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज अ ब्लड। और ब्लड आपको पता ही चल गया होगा अभी प्रीवियस चैप्टर से या प्रीवियस टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े उनको पढ़ने के बाद, कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है, वेदर इट कुड बी एक्सक्रीशन या एसिमिलेशन ऑफ फूड या एटीपी जनरेशन या व्हाटएवर, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन होता है वो ब्लड ही करवाता है। और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन कर रहा है? ह्यूमन हार्ट। तो दैट इज वाई ह्यूमन हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फंक्शंस, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, उस फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो यहाँ पे आपको एक लेबल डायग्राम दी गई हुई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी अगर आप अपनी 11th और 12th स्टैंडर्ड में मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहेंगे उसके लिए भी हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसके एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी की बात करने से पहले आपको एनाटॉमी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
जब भी हम किसी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल मतलब कि बनावट किस तरीके से है उसकी, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। इसी तरीके की एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आप अपनी हायर स्टैंडर्ड्स में जो है वो पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, जब हम बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर, लाइक हम कैसे दिखते हैं, हमारे स्किन कलर कैसा है, ये सब एक्सटर्नल कैरेक्टर, लेकिन हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसे कर रही है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, वो सब हमारी एनाटॉमी में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर्स की। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये है एक चैम्बर, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक आ गया आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। राइट आर्ट्रियम, देखो बच्चे, हमने पहले क्या पढ़ा था कि आर्ट्रियम जो है, आर्टरीज वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। लेकिन बच्चे हार्ट के पास जब ये ब्लड आएगा ना, तो ये थोड़ा रिवर्स है। मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हमको बताया कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन हार्ट के पास पहुंच के ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, बॉडी से, और उसको ट्रांसमिट करता है हार्ट में, और हार्ट फिर उसको कहाँ ट्रांसमिट करेगा, लंग्स में। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है कहाँ से भाई, एक तो सुपीरियर वेना कावा जो अपर वाली साइड होगा, और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर वाली साइड से होगा। दिस विल बी सुपीरियर, दिस विल बी इंफीरियर। ठीक है, यहाँ पे दो जगह पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा बने हुए हैं। देन द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से देखो, दिस इज राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये आपका पल्मोनरी वेन, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली जगह पे इंफीरियर वेना कावा जो है वो बनी होती है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुपीरियर मतलब जो हमेशा ऊपर है, और इंफीरियर जो नीचे वाली तरफ रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से थोड़ी टेक्निक्स या निमोनिक्स यूज करके भी आप लोग लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजों में लर्न करने के लिए डायरेक्टली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप निमोनिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चे आर्ट्रियम, आर्ट्रियम को पता था ऑक्सीजनेटेड लाता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, डीऑक्सीजनेटेड को पूरी बॉडी से कैरी करके लाएगा, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जैसे राइट वेंट्रिकल में जाएगा यहाँ से पंप आउट हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स के पास। ठीक है, लेकिन ब्लड कौन सा, CO2 रिच, ये भी याद रखना है। देन बच्चे थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी से गया, CO2 रिच ब्लड कहाँ, लंग्स में। ठीक है, सीधे लंग्स में चला गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर दूसरा आ गया आपका लेफ्ट आर्टरियम, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया द पल्मोनरी वी। अब लेफ्ट आर्टरियम का क्या काम है, लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएंगे, याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू हार्ट आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलता है फंक्शन। अब यहाँ पे रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेन्स। अब देखो यहाँ पे आर्टरी लेके आ रही थी भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कौन लेके आ रहे हैं, वेन्स, तो मैंने कहा ये उल्टा फंक्शन करता है। यहाँ से देखो भाई, ये पल्मोनरी वेन जो है ये क्या कर रही है, लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कहाँ से, हमारे लंग्स से, लंग्स से लेके आएगा, और उसके बाद सबसे पहले वो आपका लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अरोटा के रास्ते अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, दोनों की दोनों बॉडीज में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ फिर से, पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगी भाई, हमारा ब्लड लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अरोटा के रास्ते पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। देखिए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा भाई, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अरोटा। ठीक है, अरोटा भी हमारी बॉडी में अपर वाली साइड भी होते हैं, और लोअर वाली साइड भी इसकी एक ऐसे वाल्व बनी होती है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों बॉडीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। इतना आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से देखो। राइट आर्टरियम क्या करेगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा बॉडी से, और बॉडी से फिर वो कहाँ पहुंचाएगा उसको, लंग्स में, ठीक है। और उसके बाद बच्चे जो आपका दूसरी वाली साइड है वो क्या करेगा बच्चे, लंग्स से ब्लड लेके आएगा और उसको बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। अब अगर आप थोड़ा बहुत इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको कंपाइल करने के बाद थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि एक सर्कुलेशन तो हार्ट की एक तरफ चल रही है और एक सर्कुलेशन तो हार्ट की दूसरी तरफ चल रही है। मतलब एक साइड ब्लड आ रहा है हार्ट में जा रहा है और एक साइड हार्ट से निकल के बॉडी में जा रहा है, तो एक सर्कुलेशन वहां चल रही है, एक सर्कुलेशन यहाँ, तो यही तो डबल सर्कुलेशन है। आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब वेल्व, वेल्व क्या होती है, देखो वेल्व इज लाइक ए दरवाजा जो एक ही तरफ से खुलता हो, ठीक है। हमारे घर के डोर्स होते हैं, रूम के डोर होते हैं, वो जो सिंगल साइडेड डोर्स होते हैं, बोथ साइडेड नहीं सिंगल साइडेड, वो एक ही तरफ से खुलते हैं ना, मतलब एक ही तरफ से एंट्रेंस होता है उनका, ताकि जब वो एक बार खुले इंसान अंदर आए और वो बंद हो जाए, ठीक है। वेल्व इंश्योर करता है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, क्यों, क्योंकि हार्ट में खून एक तरफ से आगे आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ से पास आउट हो जाना चाहिए, आगे आना चाहिए और पास आउट हो जाना चाहिए। अगर वो बैक फ्लो हो गया तो ये तो फंक्शन ही खराब हो जाएगा ना हार्ट का भाई। तो valve, the heart contains four main valve that ensure unidirectional flow of blood. Now what is unidirectional, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ब्लड जो है वो एक ही तरफ से मूव करते रहना चाहिए, दोबारा से उसका बैक फ्लो जो है वो नहीं होना चाहिए। ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व एंड मेट्रल वाल्व, और ओ सॉरी सॉरी, और उसके बाद आपकी लास्ट में आ जाती है एकोल वाल्व। अब देखो बच्चे, ये सारी की सारी वाल्व जो है ये इंश्योर करती है कि जो ब्लड है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो और वो वापस ना जाए। ट्राइकस्पिड वाल्व आपकी राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। फिर उसके बाद आपकी पल्मोनरी वाल्व आ जाती है, ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन आर्टरी के बीच में होती है। ये एज सच आपको एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने एग्जाम में अगर आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के मतलब अगर आपको पूछा गया ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसमें अगर आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। फिर मैट्रियल वाल्व, ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी वाल्व्स, दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये यहाँ पे सेंटर में ऐसे बनी हुई है। ये देखो यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, अरोटिक वाल्व है। ये वाल्व का बेसिकली काम क्या होता है, ये वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को इंश्योर करती है, क्योंकि देखो बच्चे ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा यहाँ से वापिस ना जाए उसको ये वाल्व जो है इंश्योर करेगी, ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे अरोटिक वाल्व जो है वो उसको यहाँ पे जो है वो रोक के रखेगी, ठीक है। तो देखो बच्चे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लड को, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप आउट करता है करते रहता है। उसमें आपका ब्लड पंप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है। अब देखो ये पेस मेकर है, पेस मेकर के बारे में आपने कई बार सुना होगा। कुछ लोगों की बॉडी में हार्ट का ऑपरेशन वगैरह करवाया जाता है और उसमें आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेस मेकर होता है, दैट इज साइनो आर्टरियल नोड। ये साइनो आर्टरियल नोड हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि हार्ट जो है वो बीटिंग प्रॉपरली कर भी रहा है कि नहीं। मतलब हार्ट बीट जब चलेगी तभी तो डबल सर्कुलेशन होगी ना, वो लबडब साउंड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोल एंड सिस्टोल, वो जब होगा तभी तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगी और बॉडी के बाकी एसेंशियल कंपोनेंट्स भी काम करेंगे। हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेस मेकर भी होता है, दैट इज द साइनो आर्टरियल नोड। लेकिन कई बार उसमें खराबी होने की वजह से डॉक्टर्स ऑपरेट करके या किसी भी तरीके से बॉडी में जो है ये पेस मेकर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर्टिफिशियली जो है वो बॉडी में क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली हो पाती है। क्या लिखा हुआ है, द हार्ट रिदम इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, primarily the sinoarterial node, which act as a natural pacemaker initiating heartbeat। हमारी बॉडी में बच्चे एक नेचुरल पेसमेकर होता है, जो मैंने भी आपको बताया साइनो आर्टरियल नोड बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, हार्ट बीट को इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हार्ट बीट जो है वो हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बट इन केस अगर मतलब कि किसी भी वजह से हार्ट मैल फंक्शन हो गया या कुछ भी बीटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, इन दैट केस डॉक्टर इंट्रोड्यूस दैट आर्टिफिशियल पेसमेकर इनसाइड अवर बॉडी, जिसकी वजह से रिदमिक बैलेंस जो है वो दोबारा से आपका
इनिशिएट किया जा सकता है। दिस इज फॉर एडिशनल नॉलेज। आप चाहें तो इसमें एक लाइन में आप अपने ह्यूमन डायग्राम के जो हार्ट ह्यूमन का जो आपका वो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसको प्लेस कर सकते हो। फिर देखो बच्चे, फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन हार्ट का क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, किस तरीके से होती है। देखो, कहते हैं पंपिंग एक्शन। हार्ट क्या करता है बच्चे, पंप करता है ना। आप अगर अपनी चेस्ट पे हाथ रखोगे तो आपको ऐसे लब डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। आपने देखा होगा डॉक्टर्स कई बार आपको एग्जामिन करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो वो आपकी हार्ट बीट ही चेक करते हैं कि हार्ट प्रॉपरली बीट कर रहा है कि नहीं। आप में से कभी कोई हॉस्पिटल गया होगा, वहां पे वो एक ग्राफ पेपर टाइप है, वो ईसीजी टाइप बना के देते हैं, तो वो भी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। हार्ट चलेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छे से चलेगा, ब्लड का फ्लो अच्छे से चलेगा तो बाकी सारी चीजें भी जो है होंगी। अब देखिए, सबसे पहले द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रिदमिक साइकिल टू पंप ब्लड। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, एक रिदमिक साइकिल में। रिदम मतलब एक तरीके से प्रॉपर साइकिल की फॉर्म में जो है वो चलता है, जिस वजह से वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। सबसे पहले दो तरीके के उसके रिदमिक साइकिल होता है, एक को बोलते हैं हम सिस्टोल और एक को बोलते हैं हम डायस्टोल। कंट्रैक्शन फेज वेयर द वेंट्रिकल पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। जब हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिस्टोल, ठीक है। और दूसरा होता है डायस्टोल, जब रिलैक्स होता है, मतलब अब ब्लड निकल गया हार्ट से बाहर, अब वो रिलैक्स हो जाएगा, अब चैम्बर दोबारा से ब्लड से फिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो फिर पंप करेगा, फिर चैम्बर दोबारा से ब्लड से फिल होंगे, फिर वो पंप करेगा, फिर चैम्बर दोबारा से ब्लड से जो है वो फिल होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायस्टोल जो है वो बोलते हैं। आप लोगों ने ये चेक करते हैं ना, बीपी चेक करते हैं, हाइपरटेंशन, तो उसमें ऐसे लिखा होता है पॉन में, मतलब 120 120 mm ऑफ Hg, एम ऑफ Hg वैसे तो लिखते हैं। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ही होता है हमारे हार्ट का। इसी से पता चलता है कि ब्लड कितनी जोर से जो है हार्ट पंप कर रहा है, या कितनी का स्टोल कितना है, उसका डायस्टोल कितना है, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर में हार्ट की ही एक्टिविटी मॉनिटर किया जाता है, इस तरीके से पता चलता है, ठीक है। सर्कुलेशन, the heart is a center to two main circulatory loops, pulmonary circulation, दूसरा बच्चे systemic circulation। कहते हैं हार्ट जो है वो दो मेन तरीके से सर्कुलेशन करवा रहा है, एक होता है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, मूव्स ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। में एक प्रोसेस चलेगा जिसमें ब्लड जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा बिटवीन द हार्ट और लंग्स। हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, जिससे उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपरली होती रहेगी। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी। ये क्या करता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तो होगा जिसमें टोटल सिर्फ लंग और हार्ट की एक्टिविटी चल रही है, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, और दूसरा होगा जिसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जो अरोटा के रास्ते अपर बॉडी और लोअर बॉडी में जा रहा था, अभी हमने पिछले ही स्लाइड में देखा। देखिए, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार आप लोगों को पेपर में। का एक ग्राफ भी होता है आपकी एनसीईआरटी में भी हुआ है इसका एक टेबल पूरा, डबल सर्कुलेशन, उसमें लंग्स भी शो किए हैं, ऊपर कैपिलरीज भी शो किए हैं, नीचे हार्ट भी शो किया हुआ है, ठीक है। आप उससे भी जो है वो अच्छे से या तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट उसका ग्राफिकल फॉर्म भी आप बना के अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डबल सर्कुलेशन है क्या, मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट के अंदर जो है दो तरीके की सर्कुलेशन चल रही थी, ठीक है। हम लोगों ने इसके 1 2 3 4 4 चैम्बर्स देखा था, और यहाँ पे अरोटा था, फिर यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। तो वो काम कैसे कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, वही हमें स्टडी करना है। Double circulation refers to the type of blood circulation in mammals, in humans, where the blood passes through the heart twice in one complete cycle। अब twice in one complete cycle मैंने अभी आपको बताया था, एक तरफ क्या हो रहा है, लंग से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हार्ट में, और वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। एक वाले साइकिल में क्या हो रहा है, लंग्स से ब्लड आ रहा है भाई हार्ट में, और हार्ट से जा रहा है बॉडी में,
ठीक है, ये हमारा वन साइकिल हो गया। इस समय कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है बच्चे? हार्ट से, सॉरी, पहले बॉडी से आ रहा है भाई हार्ट में, और हार्ट से दोबारा जा रहा है लंग्स में, और इस समय कौन सा जा रहा है? CO2 ब्लड। तो आप देख सकते हो एक साइकिल ये चल रहा है और एक साइकिल ये चल रहा है, और ये दोनों साइकिल साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही चलते हैं। दैट इज वाई इसको बोला जाता है डबल सर्क्यूलेशन, है ना। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रही होंगी चीजें। क्या लिखा हुआ है कि सारे मैमल्स में होता है। अब सब मैमल्स की बात क्यों की गई है? क्योंकि अगर आप आगे जाके क्या आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा एनिमल सिस्टम, है ना, जिसमें एनिमल्स अलग अलग बात की गई हुई है, एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, पढ़ा ना उसमें। आपने पढ़ा किसी में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। जिसमें हार्ट है उसमें सर्कुलेशन तो होगी भाई, है कि नहीं। तो ह्यूमन बीइंग इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ह्यूमन ब्लड जो है वो ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे पास हो रहा है, एक यहाँ पे पास हो रहा है ना। फिर this system ensure that oxygenated and deoxygenated blood are separated and pumped into different part of the body. ओके वो भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या किए जा रहे हैं? मूव किए जा रहे हैं। कैसे? एक तो लंग्स में जा रहा है और दूसरा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। लंग्स में कौन सा ब्लड जाएगा? CO2 रिच, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कौन सा जाएगा? O2 रिच ब्लड। ठीक है, चलिए डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। आप चाहे तो इसको भी अपनी बॉडी माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अच्छे से की फीचर्स बताए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप अपने हाथ से नोट डाउन करो, क्योंकि जब आप साथ में सुन रहे हैं या सुनते सुनते आप नोट डाउन नहीं कर सकते, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करो। नोट करने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, और अपने हाथों से जो चीज लिखी हुई होगी आप बाद में अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा पता रहेगा कि उस समय मैंने ये सुन के इस वजह से इसको नोट किया था। ठीक है, तो आपको साथ में ही माइंड में चीज जो है वो स्ट्राइक की जाती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि शॉर्ट नोट बनाया करिए, ताकि जब आपको रिवीजन करने का टाइम आए, वैसे तो अब रिवीजन ही करने का टाइम है, डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो आप लोगों को वो उस समय पे हेल्प करे। ठीक है, तो देखिए टू सेपरेट सर्कुलेशन लूप। वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट टू लंग्स एंड बैक, मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही करके हार्ट से लंग्स में जा रहा है और उसके बाद वापस। द फर्स्ट लूप कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड बैक टू द हार्ट। फर्स्ट लूप में क्या होगा, वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, हार्ट के पास लेके जाएगा। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कहाँ से रहा है? बॉडी से, ठीक है ना। बॉडी से आ रहा है और हार्ट में जा रहा है, और उसके बाद वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, और उसके बाद दोबारा से हार्ट में जाएगा। ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ चला जाएगा? वो लंग्स में जाएगा, ताकि वहां पे ऑक्सीजन डिसॉल्व और फिर दोबारा से हार्ट में आएगा। Right side of the heart, the right atrium receives the deoxygenated blood from the body and pumps it into the right ventricle. ठीक है, जो right side of the body है वो क्या करता है, ये deoxygenated blood जो है वो उसको कैरी करता है और उसके बाद उसको पंप आउट कर देता है। देन लंग्स, अब लंग्स का इसमें क्या फंक्शन है, मैं आपको लास्ट में ना एक स्टोरी की फॉर्म में बता दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से ये चीजें और याद हो जाएगी। बट टेक्निकल टर्म्स तो आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कहानियों की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ समझ सकते हो, बट आपको टर्म्स तो लिखनी पड़ेंगी। द लंग्स, इन द लंग्स ब्लड रिलीजेस CO2 एंड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन। यहाँ पे लंग्स में क्या होगा बच्चे, जो ब्लड है वो CO2 को रिलीज कर देगा और दोबारा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि सांस तो हम कंटिन्यूअसली ले रहे हैं ना, वही वाले ब्लड में वो चीजें मिक्स हो रही हैं, वो वहां पे डिसॉल्व हो रहा है। CO2 बाहर निकल गई, जो ऑक्सीजन हमने ली वो उसमें मिक्स हो गई, फिर CO2 बाहर निकली, फिर जो ऑक्सीजन हमने ली वो उसमें मिक्स हो गई, है ना। The now oxygenated blood returns to the left atrium of the heart through the pulmonary vein. अब उसके बाद वो क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन थ्रू दोबारा से आके अटैच हो रहा है। अब देखो जरा इसको ऐसे समझो, देखो ब्लड तो हमारी बॉडी में वही है, ऐसा नहीं ना हो रहा है कि हम CO2 ले रहे हैं तो ब्लड भी उसके साथ बॉडी से बाहर आ रहा है, सिर्फ एयर एक्सचेंज हो रही है और वो ब्लड उसमें मिक्स हो रही है। हमने अभी सांस ली, हमने O2 रिच एयर जो है वो अपनी बॉडी में लिया, और लंग्स ने क्या किया, उसको प्योरीफाई कर दिया, CO2 को बाहर निकाल दिया ब्लड में से और O2 को उसमें मिक्स कर दिया। अब वो O2 रिच ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी में भेज देगा।
साइमल्टेनियसली दूसरे चैम्बर्स में क्या करेगा, हार्ट CO2 रिच ब्लड को लेके आएगा और वो फिर लंग्स में जाएगी, लंग्स उसको फिर से प्योरीफाई करके फिर से O2 बना देगा, फिर वो दोबारा साइकिल चलता रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरीके से साइकिल चलेगा। ऐसे समझाती हूँ आपको। ये देखो, हम लोगों ने सांस ली, ठीक है, जैसे हमने सांस ली तो सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया, ये यहाँ से आया और यहाँ से ट्रांसमिट होके अरोटा के रास्ते पूरी बॉडी में चला गया। लेकिन यहाँ पे अपना एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है साथ साथ। क्या प्रोसेस चल रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में और यहाँ से ब्लड जाएगा बॉडी में, ठीक है। जब लंग्स में गया, ये प्योरीफाई होके दोबारा से इधर आ गया, फिर इधर से फिर बॉडी में चला गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके और यहाँ से क्या है, बॉडी से जो है वो हार्ट में ब्लड जो है वो आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे, हमारी बॉडी में दोबारा जा रहा है और इसके बीच में एक इंटरकनेक्शन फॉर्म हो रहा है, जो कौन फॉर्म कर रहा है, लंग्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिर आगे, अब दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा और बैक आ जाएगा। वहां से क्या हो रहा था, लंग से हार्ट में जा रहा था और फिर बॉडी में बैक आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पूरा का पूरा ब्लड हार्ट उसको क्या करेगा, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको बॉडी में दोबारा से भेज देगा। पढ़ते हैं इसको, द सेकेंड लूप कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड टू द हार्ट। Left side of the heart, left atrium, receive the oxygenated blood from the lungs and pump into the left ventricle. The left ventricle then pumps the oxygenated blood into the aorta, which branches out to deliver oxygen-rich blood to the body's tissue and organ. Once the oxygen is delivered, CO2 is picked up by the tissues and the oxygenated blood returns to the heart and superior and inferior vena cava. ठीक है, अब देखो ऐसे है। सबसे पहले देखो लंग्स है, ठीक है। लंग्स के पास कौन कौन से ब्लड जाएंगे हमारे, Q2 वाला भी और O2 वाला भी। ये एक इंटरकनेक्शन है जो हार्ट को पूरा तरीके से जो है वो काम में लगाएगा। इधर से ऐसे करके ले लीजिए आप, लंग्स में CO2 रिच ब्लड भी है और O2 रिच ब्लड भी है। अब हार्ट का दो पोर्शन है, तरफ एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है, तरफ एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है। आपका सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ से आपका अरोटा है, यहाँ पे आपका पल्मोनरी वेन है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम लोग सांस लेंगे, जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमने बॉडी में इंजेस्ट की, जैसे ऑक्सीजन बॉडी में इंजेस्ट की तो लंग्स के अंदर जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाएगी, वो यहाँ के रास्ते इस वाले चैम्बर में आएगी, इस चैम्बर से लोअर चैम्बर में चली जाएगी और यहाँ से अरोटा के रास्ते बॉडी में चली जाएगी। ये एक प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है ना, मतलब लंग्स से क्या हुआ, O2 आया, वो कहाँ चला गया, ऐसे कर लंग्स से सीधे लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद अरोटा से बॉडी। ये एक प्रोसेस इस तरफ चल रहा है और इस तरफ से देखो CO2 जो है वो कहाँ से आएगा, बॉडी टू हार्ट। हार्ट में कहाँ आएगा, यहाँ से सबसे पहले राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो दोबारा से लंग्स में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। और फिर लंग्स इसी ब्लड को रिटर्न में प्योरीफाई करके, मतलब उसमें दोबारा से O2 ऐड करके फिर से यही वाला प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, हम कंटिन्यूस ब्रीथ कर रहे हैं, की वजह से ये चीजें इनिशिएट होंगी। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। एक साइकिल यहाँ पे चल रहा है, एक साइकिल यहाँ पे चल रहा है, तो बोथ द साइकिल एक साथ चल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते, अब डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अब खुद भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बार हम पढ़ रहे हैं, खून को अलग किया जा रहा है, ब्लड को अलग किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टॉक्सिन्स को सेपरेट करना, ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को, ऑर्गन्स को, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई बच्चे इसको जो है वो अलग अलग किया जाता है। फिर भी हम स्टडी करके देखते हैं, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ब्लड, double circulation, the
The oxygen rich blood and the oxygen poor blood are kept separate. This allows for the more efficient oxygen delivery to the tissue of the body and maintaining high pressure for the systemic system. मतलब सिस्टम जो चलता है हमारा, उसके लिए प्रॉपर एक अच्छे से रिदम मेंटेन करना, अच्छे से एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एज आई सेड नाउ, ठीक है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड जो है वो लंग से पूरी बॉडी में पंप आउट हो जाता है एक हायर प्रेशर से, एक वेलोसिटी से, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो हमारी बॉडी को फेस नहीं करनी पड़ती है। फिर हायर मेटाबॉलिक रेट, देखो डे टू डे बेसिस पे हमारे डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, हम अलग अलग तरीके का काम करते हैं, भाग दौड़ वाला काम करते हैं, कुछ बैठने वाला करते हैं, कुछ भी। तो उस सब के लिए बॉडी के हर एक टिश्यू को, हर एक पार्ट को, हर एक चीज को ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट अवर स्किन ब्रीथ एज वेल, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए भाई, इन मेटाबॉलिक डिमांड्स, इन मेटाबॉलिक रेट्स को पूरा करने के लिए एफिशिएंटली ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी में से जो ये CO2 अभी निकल रहा है, ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ब्लड में से, इसको भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्टिव वार्म ब्लड्स मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल को, अलग अलग लाइफस्टाइल को पूरा कोप अप करने के लिए, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाती हैं। एंड आई होप कि अब आपको ये डबल सर्कुलेशन का टॉपिक, इसकी इम्पोर्टेंस, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना। अगर एक बार में वीडियो नहीं आ रहा तो एक दो बार आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टिप है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, जिससे आप क्विक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। सो दिस फॉर टुडे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम? आखिरकार एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है? व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी का क्या मतलब होता है? एक्सक्रीटरी मतलब जब भी हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्योंकि बच्चे हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाएंगे या कुछ भी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, तो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी, ब्रेक डाउन होता है फूड, और जब एनर्जी ब्रेक डाउन होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से वेस्ट मटेरियल अलग हो जाते हैं। अब वेस्ट मटेरियल तो हमारी बॉडी को कहीं से कहीं तक भी जरूरी नहीं है, तो उनको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वही एलिमिनेशन जो है वो कौन करवाता है? दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किस तरीके से बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। एक छोटा सा आपको मैं बता दूं, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है बच्चे, वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से होता है। देखिए, हमारी स्किन से भी एक्सक्रीशन होती है। अब आप बोलोगे मैम स्किन से कैसे एक्सक्रीशन होती है? देखो, बीइंग ए टीनेजर आप लोग काफी सारी चीजें अभी फेस करते होंगे। लाइक आप जब बाहर कुछ खेलने वगैरह जाते हैं तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है, या आप देखोगे कुछ लोगों के फेस पे ऑयल ग्लैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, नोज के एरिया पे, चीक एरियाज पे। तो ये जो आपका सीबम है, सीबम हो गया, स्वेट हो गया, ये सब भी तो हमारे वेस्ट मटेरियल ही है। इनसे भी तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा, मतलब जितने भी बेफालतू की चीजें बन रही हैं, हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को हमेशा बाहर निकालने की कोशिश करती है। एंड एज वी नो कि हमारी बॉडी पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो टाइनी पोर्स इनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दूसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है बच्चे हमारी बॉडी में? दैट इज टीयर्स। अब टीयर्स एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसे हो गया? कई बार हम देखते हैं आंखों में कभी कोई कीड़ा चला जाता है या धूल मिट्टी चली जाती है, तो उस समय एकदम से आंसू आ जाते हैं। वो आंसू क्या करते हैं? बिकॉज आई इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन, उसको हम ऐसे पकड़ के मसल के एकदम से ठीक नहीं कर सकते। तो जो वो टीयर्स हमारी आंखों से निकलते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी आई को क्लेंस करते हैं। तो इसका भी क्या काम होता है एक्सक्रीशन में? मतलब कि हमारी आईज को क्लीन करने का। और बच्चे आप देखते हो, लिवर, लिवर भी डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। ऐसा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बट हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं यूरिया फॉर्मेशन होती है। अब जो यहाँ पे हम टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब ये क्या है तो चलो इसको रीड करते हैं। The human excretory system, also known as the urinary system. Now, what is urinary system? Urinary system क्या होता है? What is urine? और ये क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं? देखो बच्चे,
बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉरी, जो अलग-अलग तरीके से या अलग-अलग वे से अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। एक होते हैं बच्चे अमीनोटेलिक और दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक। अब अमीनोटेलिक और यूरियोटेलिक क्या है? अमीनोटेलिक वो होते हैं जो अपनी बॉडी से अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, मतलब अमोनिया एज ए वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी से जो है वो रिमूव आउट होता है। एंड व्हाट इज यूरियोटेलिक? यूरियोटेलिक वो होते हैं जो अपनी बॉडी से यूरिया सिक्रीट करते हैं। क्या बता सकते हैं अपनी बॉडी से यूरिया सिक्रीट कौन करता है? नो डाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वो अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में निकालते हैं? यूरिया की फॉर्म में। तो अमोनियोटेलिक कौन होती है? हमारी फिशेस वगैरह हो गई, इसकी एग्जांपल वो आ जाएगी। कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं। ओके, तो चलिए अब यूरिनरी आपको कैसे समझ आएगा? यूरिनरी मतलब कि जिससे बेसिकली यूरिन पास होता है और यूरिन में से हमारा जो यूरिया यानी कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो किस तरीके से हम बॉडी से पास आउट करते हैं, वो यहाँ पे हमको स्टडी करना है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जितना भी हम पानी पीते हैं वो सारा का सारा पानी हम बाहर तो नहीं ना निकाल देते, मतलब यूरिन से एकदम से वो बाहर तो नहीं निकल जाता। अगर हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी से। उस वो वाटर क्या करता है? हमारी पूरी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और ब्रेक डाउन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई सब लोग हमको बोलते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हम लोगों को अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। अब हाइड्रेटेड से आपको इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस थोड़ा समझ आ रहा होगा ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस? कई बार अगर गर्मियों के समय में हम लोगों को बोलते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन हो गई है ना। व्हाट इज दैट डिहाइड्रेशन? हमारी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस पे चलती है, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, उसके बाद पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सब आयोनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में जो है वो ट्रेवल करते हैं। सो आयन क्रिएट व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस हमारी बॉडी में जो है वो वाटर ही मेंटेन करता है। और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में रिस्टोर होना चाहिए, कितना जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाना चाहिए, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन एन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही उसको रेगुलेट करता है। नाउ आई होप कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं। आप लोगों को बच्चे डायग्राम दिख रही होगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज दिस? क्या दिख रहा है आपको? ये टू कलर थोड़ा क्या है बच्चे? ये आपको किडनीज दिख रही है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एक ह्यूमन बीइंग के पास बच्चे वन पेयर ऑफ किडनी होती है। इसके ऊपर हम डायग्राम बना के थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा आपको है, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से नेफ्रॉन के यूनिट बताते हैं आगे क्या होते हैं। ठीक है? ये स्ट्रक्चर है किडनी का, इनको हम यूरिटर बोलते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये दो आपकी किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनी मैंने आपको बोला था। एक ह्यूमन के बाद ये हमारी वेन्स है, इसमें ब्लड आएगा। किडनी का बेसिकली काम क्या है? जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। क्यों? अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एक कॉमन सोर्स है जिससे सारी की सारी एनर्जी मूव हो रही है, जिससे हम लोगों को काम करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी मिल रही है, जिसके अंदर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है एटीपी की फॉर्म में, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हमारी किडनी जो है वो प्योरीफाई करती है। जब वो चीज हमारी किडनी प्योरीफाई करेगी तो उसके लिए बच्चे इसके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारे पास ए पेयर ऑफ किडनी जो है वो प्रेजेंट है। दिस वन किडनी, दिस इज टू किडनी। अब दूसरी किडनी अगर हम इनके बारे में बात करें
तो किडनी बेसिक क्या आप लोगों ने सबने राजमा देखा होगा, जैसे राजमा होता है, टिपिकली किडनी भी बिल्कुल वैसी ही होती है और कलर भी उसका थोड़ा-सा रेडिश ब्राउन टाइप ही होता है एंड वन किडनी स्लाइटली स्मॉलर देन द अदर, एक किडनी थोड़ी-सी छोटी होती है अदर से। पर अगर नॉर्मली बात करें, अगर कभी हमारी बॉडी में एक किडनी फेल हो भी जाती है, स्टिल इंसान जो है वो कुछ सालों तक एक किडनी पे भी रिलाई कर सकता है, बट वो ओवरबर्डन होने की वजह से वो किडनी भी जो है उसका भी धीरे-धीरे मैल फंक्शनिंग होने लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं की कंपोनेंट्स क्या है हमारी सर्कुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सबसे पहले किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या है बच्चे? ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। बीन यानी कि राजमा का बीन, आप देख लेना, कभी देखा भी होगा आपने, कई बार खाया भी होगा। ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जिससे यूरिन जो है वो पास आउट होता है। देखो बच्चे, हम बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक टोटल बुक खोली भी नहीं है या पढ़ा भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा इससे जो है वो हेल्प ले सके। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड द बॉडीज पीएच। अब देखो बच्चे, किडनी बहुत ज्यादा काम जो है वो करती है। ये क्या क्या करती है? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को हमारे रेगुलेट करती है, मतलब कि उसको ज्यादा ना बढ़ने देगी ना ज्यादा कम होने देगी। क्यों? क्योंकि ब्लड में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने फ्लूइड्स होंगे, उसी हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल्स को भी मेंटेन करती है और साथ में बॉडी के पीएच को भी। ठीक है, फिर आगे यूरेटर। यूरेटर ये दो आपको दिख रहे हैं, दिस इज वन यूरेटर, दिस इज सेकंड यूरेटर। ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ये वो ट्यूब्स होती हैं जो एक किडनी और दूसरी किडनी से क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं और ब्लैडर में जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, फिर ब्लैडर आगे जाके एम्प्टी होना होता है। अब नेक्स्ट, ब्लैडर, a muscular sac that store urine until it's expelled from the body। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रेन का भी काम होता है, आगे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। देखो, हमारी बॉडी बेसिक बहुत सारे ऑर्गन से बनी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स हैं, हमारी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। लेकिन उन सभी अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमांडिंग अथॉरिटी भी होती है, जो उसको टाइम टू टाइम कमांड कर रही है कि इस समय ऐसा होना चाहिए, इस समय ऐसा होना चाहिए, इस समय वो होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए। दैट इज अवर ब्रेन। ब्रेन जो है वो कमांडिंग अथॉरिटी है, जो पूरी की पूरी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस अलग अलग टाइम पे करने के लिए जो है वो बता रही है। इसमें आपके एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन है ना, जो आपके खुद के विल में होंगे और जो नेचुरली होते रहेंगे। अब जैसे कि ये यूरिन की बात आई यहाँ पे, कि एक मस्कुलर सैक है जो यूरिन को स्टोर करता है अंटिल इट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब अंटिल इट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, जैसे ही हम पानी पीते हैं, हमारा ब्लैडर फिल होता है, तो हम लोगों को एक अर्ज होती है टू पास द यूरिन। अब वो अर्ज कहाँ से आई, हमको पता कैसे चला कि भाई ब्लैडर फिल हो गया है, अब यूरिन को पास होना है? तो ये ब्रेन जो है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये हम अच्छे से एलॉबरेटली पढ़ेंगे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। यहाँ जस्ट आप इसको लर्न करने के लिए एक पॉइंट की तरफ से लिख लो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज सिग्नलिंग सेंड करते हैं दैट कि हमारा ब्लैडर फिल हो चुका है, अब हमको उसको एम्प्टी करने की जरूरत है। एंड इट इज रिकमेंडेड कि बहुत ज्यादा समय तक अपने यूरिन को कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? इस वजह से बच्चे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हमको हो सकते। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना यूरिन जो है वो टाइम टू टाइम पास किया करो, सो दैट किसी भी तरीके के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो हम लोगों को ना हो। फिर आगे, यूरिथ्रा, द ट्यूब थ्रू व्हिच द यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर एंड आउटसाइड द बॉडी। इट्स अ ट्यूब, दिस इज द ट्यूब, जिससे क्या होता है बच्चे, बॉडी से यूरिन जो है वो पास आउट हो जाती है। ठीक है, जब आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये आपको वहां पे अच्छे से एलॉबरेटली दिख जाएगी कि मेल्स में जो है वो पेनिस में ही होती है और फीमेल्स में दैट यूरिथ्रा इज सेपरेट। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो की पॉइंट्स ऑफ द किडनी समझ आ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है किडनी के, किडनी काम कैसे करती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको इसके ऊपर आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, या असर्शन रीजन आजकल काफी क्वेश्चन का जो है वो चल रहा हुआ है ट्रेंड, चाहे आपके बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो वो फंक्शंस में आपको असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, फंक्शन क्या है भाई किडनी के। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फिल्ट्रेशन। ऑब्वियसली जब ब्लड को फिल्टर करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। देखो, पानी को हम फिल्टर क्यों करते हैं?
क्योंकि उसमें से वेस्ट मटेरियल हम अलग निकाल लें और जो अच्छा पानी बचेगा उसको हम पीने के लिए यूज कर लें, है कि नहीं है? वैसे ही जो ब्लड है उसको भी तो फिल्टर करना पड़ेगा ना, ताकि उसमें से वेस्ट मटेरियल अलग हो जाए और जो नॉर्मल अच्छा पानी है, जो भी अच्छा ब्लड है उसको, या ब्लड के अंदर जो भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं उसको हम बॉडी में रिवाइव कर ले, ठीक है? तो देखिए, blood is filtered in the kidney, removing waste product like urea, creatinine and the excess. Now what is creatinine? क्या आप में से किसी को पता है क्रेटिनिन क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स जो है वो बिल्डअप करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट मसल्स बिल्डअप, बट उसको भी हमको बॉडी से अकॉर्डिंगली रिमूव आउट करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में कोई भी एक्सेस चीज होगी तो वो बॉडी को ऑब्वियसली हार्म ही करेगी, ठीक है? अब यूरिया के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, दैट इज यूरिया, ठीक है? और उसके बाद एंड एक्सेस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड सॉल्ट्स, कई बार हमारी बॉडी में एक्सेसिव सॉल्ट्स भी हो जाते हैं या एक्सेसिव वाटर भी हो जाता है, उस एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए भी हमारी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है, ओके? रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है? इससे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने गन्ने का जूस पिया होगा, कई बार गए होंगे आप, तो आप देखना वो 3-4 बार उस गन्ने को मशीन में से पास आउट कर देता है जब तक बस गन्ने का बूरा ही नहीं रह जाता, है ना? ऐसे करता है ना वो। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी बार वो उसको उसमें से पास आउट कर रहा है, जब तक उसका प्रॉपर कंप्लीटली वो उसमें से जूस जो है वो नहीं निकल रहा, तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमारी बॉडी में एक बार अगर किडनी ने फिल्टर आउट किया, फिर बच्चे वो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में चली जाती है। अब इसके लिए एक चीज होती है, दैट्स अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बच्चे क्या है? कई बार आपको दो टर्म सुनने को मिलेगी, उन दो टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं करना। दिस इज नेफ्रॉन, एक होता है न्यूरॉन। कई बार बच्चे पेपर में जल्दी जल्दी में नेफ्रॉन न्यूरॉन में से किसी को भी टिक लगा लेते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर ध्यान से देखना और उसके बाद ही आप लोग क्या करना, टिक लगाना। नेफ्रॉन बच्चे किडनी का फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है। और न्यूरॉन जो होता है, दिस इज ब्रेन का, ठीक है? ये ब्रेन का इंडिविजुअल यूनिट या स्ट्रक्चर है जिससे वो काम करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, सो दैट आपको इसके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नेफ्रॉन, एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और नेफ्रॉन क्या होते हैं बच्चे? किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द बोवमैन्स कैप्सूल, यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पे लूप ऑफ हैनल बन के आगे जाके ये कलेक्टिंग डक्ट में जो है, कलेक्टिंग डक्ट, साथ में ये क्या हो जाते हैं, अटैच। फिर इसके अंदर यहाँ ग्लोमेरुलस इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वो साथ में अटैच होते हैं इसके। अब इसका काम क्या होता है? वहां पे बच्चे टर्म आया रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज व्हाई मैंने आपको ये बता के बताया। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? अब मानो किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर कर दिया। एक बार यहाँ तक जो है किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर दिया, पोटेशियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है? वाटर जो है H2O स्प्लिट हो गया। लेकिन अभी भी अगर मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट बचा है जिसमें वाटर को स्प्लिट करना है या उसको अलग इधर उधर, मतलब कि प्रॉपर अभी भी ऐसा कोई कंपोनेंट है जो बचा हुआ है बॉडी में, तो उसको क्या करता है, ये लूप ऑफ हैनल में उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होता है, ठीक है? वासा रेक्टा रूप ऑफ हैनल जो है वो क्या करेगी, उसके रीअब्जॉर्प्शन करेगी, जिससे अभी भी अगर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बच के होंगे वो बॉडी में दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। जैसे ऐसी ही एक चीज हम लोगों ने बच्चे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फिर जो भी चीजें जो है वो बची, उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट से आगे यूरिनरी ब्लैडर में, और वो फिर पास आउट हो जाएगा। तो चलिए क्या लिखा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, essential nutrients and the portion of water are reabsorbed back into the bloodstream, ठीक है? कोई भी essential nutrients अभी भी अगर थोड़े बहुत बच के होंगे ब्लड में, जो फिल्ट्रेट के साथ आगे जा रहे होंगे, उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है और उसको दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में वापस पुट आउट किया जाता है। देन सिक्रीशन, additional waste product and excess ions are secreted into the urine। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या आयनिक चीजें होती हैं, उनको क्या किया जाता है, यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है, ठीक है?
फिर आगे एक्सक्रीशन, ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसमें यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एलिमिनेटिंग द वेस्ट। मतलब कि एक्सक्रीशन क्या है, अब फाइनली जब ये सारे के सारे की फंक्शंस परफॉर्म हो गए, फिल्ट्रेशन हो गई, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, सिक्रीशन हो गई, फिर अब सिर्फ और सिर्फ इस जो भी ये चीज हमारी वेस्ट मटेरियल बाहर निकला हुआ है, इसको बॉडी से क्या करना है, एक्सपेल आउट करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, उसमें बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब मिलके क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक आयोनिक बैलेंस जो है वो बॉडी में मेंटेन करते हैं। अच्छा भाई, तो आगे आते हैं आपके एक दूसरे सिस्टम पे, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है? जो पूरी बॉडी में मूव करे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टू द टो, जो हर जगह पे मूव कर रहा है, हर जगह पे काम कर रहा है, फैल रहा है, दैट इज द सर्कुलेशन। सर्कुल, जब हम बोलते हैं ना कि जाके ये चीजें पूरी क्लास में सर्कुलेट कर दो, सर्कुलेट का क्या मतलब, हर एक इंसान, हर एक बच्चे तक आपने वो चीज जो है वो पहुंचानी है, तो दैट इज द सर्कुलेशन। अब आखिरकार सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ये हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है? यू मस्ट बी सीइंग द डायग्राम। डायग्राम देख के आपको थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट क्या सर्कुलेट करता है? आप लोग कमेंट्स में आंसर लिख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट सर्कुलेट करता है बच्चे ब्लड, ठीक है। ब्लड एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज सर्कुलेटेड बाय ह्यूमन हार्ट। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The circulatory system also known as the cardiovascular system। सबसे पहले तो आपके लिए एक सवाल, ह्यूमन हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? देखो बच्चे, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा अलग अलग मसल्स के बारे में। उसमें से एक मसल होती है कार्डियक मसल्स, CARDIAC, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? देखो, अलग अलग मसल्स हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम पे फॉर्म होती है। वन सच मसल इज कार्डियक मसल। ये वन टाइम फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी वॉल्व जो होती है वो अच्छे से एक ही बार कंस्ट्रक्ट हो गई होती है और उनकी सेल्फ लाइफ काफी होती है। तो कार्डियक मसल्स बच्चे हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। दैट इज व्हाई हार्ट के सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कार्डियो मतलब दैट इज कनेक्टेड विद द हार्ट, और उसके बाद वैस्कुलर मतलब उसके साथ में जो वेसल्स जो है वो कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। Is essential for transporting nutrients, gases, hormones and waste products throughout the body। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है और ये क्यों एसेंशियल है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है? देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एसेंशियल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, ये बताओ? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किससे हो रहे हैं? ब्लड से। तो हार्ट ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा भाई गैसेस। अब गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? क्योंकि बच्चे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लासेस में, ओके। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी CO2 एंड O2 ट्रांसमिट कैसे हो रहा है भाई? अगेन ब्लड से हो रहा है। तो भाई जो हार्ट है वो ट्रांसमिट क्या कर रहा है? ब्लड को कर रहा है। फिर उसके बाद हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन देखो बच्चे, हमारी बॉडी के केमिकल सिक्रीशंस होती है जो बॉडी में अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक चीजों को कराने में हेल्प करती है। जब आप बच्चे आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको हार्मोन्स के बारे में पूरा इलॉबरेटली बताया जाएगा। एंड आई होप कि मैं आपको ना कोशिश करूंगी चार्ट या टेबल फॉर्म में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको वो हार्मोन साथ साथ याद भी हो जाए। फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट अभी जस्ट हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। तो उसके बाद कायदे से देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम आफ्टर ब्रेन, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो क्या कर रहा है, ब्लड एज ए कंपोनेंट को यूज करके हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करवा रहा है। वेदर इट कुड बी ट्रांसमिशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और वट एवर थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब की कंपोनेंट्स क्या है इसके बच्चे। सबसे पहले इसका मेन कंपोनेंट ही हार्ट है, क्योंकि बॉडी में अगर कोई सर्कुलेशन करवा पा रहा है तो दैट इज द हार्ट। हार्ट की डायग्राम यहाँ बनी हुई है, बहुत प्यारी सी, आप देख सकते हैं, ठीक है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बच्चे, हार्ट क्या है? क्या देखो, हार्ट इज एन मस्कुलर ऑर्गन जो हमारे कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, एंड इट इज नियरली द साइज ऑफ अवर क्लेंच्ड फिस्ट। इस तरीके का हमारा थोड़ा रफली इस साइज का जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं।
A muscular organ that pumps blood through the body. It consists of four chambers, two arteria, upper chamber, and two ventricle, lower chamber. ये आपको याद रखने हैं इसकी की कंपोनेंट्स. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हम आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ये, आप देखेंगे. सबसे पहले हार्ट जो है इसके चार चैम्बर्स होते हैं, टू आर्टरिया जिसको अपर चैम्बर बोलते हैं और टू वेंट्रिकल जिसको हम लोअर चैम्बर बोलते हैं. इसके साथ ब्लड वेसल. अब ब्लड वेसल की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखो सारा का सारा काम तो ब्लड से ही होना है ना, तो ब्लड वेसल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है हार्ट के साथ. सबसे पहले आती है बच्चे आर्टरीज. They carry oxygenated blood away from the heart except for the pulmonary artery which carries deoxygenated blood to the lungs. आर्टरीज, आखिरकार आर्टरीज कैरी क्या करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, जब हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था. तो ये आर्टरीज ही है जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट से लेके पूरी बॉडी में क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती है. या अपर वाली साइड अपर अरोटा से और लोअर वाली साइड लोअर अरोटा से जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है. लेकिन बच्चे इसमें एक एक्सेप्शन है, दिस एक्सेप्शन कुड बी आस्क्ड इन योर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे. एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ये क्या करती है बच्चे, हमारी हार्ट में डबल सर्कुलेशन चलती है, ये भी आप स्टडी करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो बच्चे पल्मोनरी आर्टरी होगी ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, हार्ट से लेके जाएगी और कहाँ पे छोड़ेगी, लंग्स में. ठीक है, और लंग्स से फिर वो CO2 जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी. फिर आगे बच्चे वीन्स. वीन्स आपको दिखती भी होंगी ब्लूइश ब्लूइश ग्रीनिश ब्लूइश कलर की. ठीक है, ये वीन्स क्या करती हैं बच्चे, ये ट्रांसमिट करती हैं CO2 रिच ब्लड. ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी और हार्ट से लेके जाती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वीन्स. क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लंग्स से लाके. यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होता है, जैसे हमको पता है आर्टरीज क्या करेंगी, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती हैं. और जब भी आप डबल सर्कुलेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा. आगे बच्चे कैपिलरीज, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच पाती वहां पे ये छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरी जो होती हैं ये उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके वहां तक भी ब्लड का फ्लो या ब्लड की सप्लाई जो है वो पहुंचा देती है. ओके, ये आपको दिख रहा होगा कनेक्शन, इंटरकनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है एक डायग्राम के थ्रू, किस तरीके से. या आपको यहाँ तो वैसे तो ये सारा ही रेड दिख रहा है, पर ये आपको मैं कैपिलरीज दिखा सकती हूँ इधर. ये छोटी 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 जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं ये कैपिलरीज है. ओके, तो आगे फंक्शन क्या है आखिरकार ह्यूमन हार्ट के, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है. देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, ब्लड की होगी ना. delivers oxygen and nutrients to the cell and remove carbon dioxide. ऑक्सीजन डिलीवर करता है सेल में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है. क्यों, जब ब्लड पंप होगा तभी तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी. ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है बॉडी के बाहर. देन बच्चे रेगुलेशन, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, पीएच लेवल को और फ्लूइड बैलेंस को. ऑब्वियसली जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा बॉडी में वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, पीएच भी मेंटेन होगा. पीएच इज व्हाट, पीएच की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. आपने देखा होगा ना कुछ चीजें एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं या न्यूट्रल होती है, वो इसी के बेसिस पे, पीएच स्केल के बेसिस पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, और फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस क्या होगा कि बॉडी में कितना पानी है, रेगुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसी हिसाब से इसको किडनी में लेके जाएगा और फिल्टर आउट करवाएगा. ठीक, आगे प्रोटेक्शन, transport white blood cells and antibodies playing a crucial role in the immune responses. क्योंकि देखो ब्लड ट्रांसमिट हो रहा है तो ब्लड के साथ उसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी तो ट्रांसमिट होंगे ना. ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट ट्रांसमिट होंगे तो ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा. एंड एज वी नो दैट WBC, WBC का बच्चे एक और नाम होता है, अब सब कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगी. WBC का जो दूसरा नाम होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. आरबीसी का भी नाम होता है, WBC का भी नाम होता है. ठीक है, तो वो आपके लिए क्वेश्चन है, वो आप बताएंगे.
व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट अगर आए तो उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी का एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। आपने सुना होगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, है ना? कॉमनली एड में बोला जाता है किसी किसी। तो डब्ल्यूबीसी ही इस इम्यूनिटी को जो है वो मेंटेन करता है। कुछ लोगों की इनहेरिटेडली काफी अच्छी होती है और कई बार हम लोगों को मेडिसिनली या किसी और तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो ये इम्यूनिटी मेंटेन करने भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, जिस वजह से ये इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा क्रूशली रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो बच्चे, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और इलॉबरेटली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो मैंने आपको की कंपोनेंट्स बताए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए, ये किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।